हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जेआरएफ। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं और मेरी टीम आपको कराते हैं कॉमर्स की तैयारी, जो कि रिलेटेड है यूजीसी नेट सेट एंड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो मैं पिछले दिन से कुछ देख रही थी कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और उसकी वॉइस इतनी बेकार आ रही है कि मतलब पूरी मेहनत ही खराब हो जा रही है। तो आज मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि मैं माइक को हाथ में लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करूँ आपके लिए, ताकि आपको वॉइस की क्लियरिटी रहे। और हम आज जो हमने चैप्टर कर लिया था वो हमने फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के हमने वीडियो में थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो जरूर से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इतनी भी खराब आवाज नहीं आ रही है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो अपने पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू, जो कि रिलेटेड है शेयर कैपिटल चैप्टर से, तो हम उसके टॉपिक्स को फर्दर आगे के लिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लेकर के। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। देखिए, जब हम यूजीसी नेट का जब पेपर देते हैं तो वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ऐसे वन वर्ड टाइप नहीं पूछता है। वो इस तरीके की आपको नरेशन देगा, मतलब लेंथी पेपर होता है काफी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि पीवाईक्यू, और मैंने आपको लास्ट में इसके रिलेटेड मैंने आपको भी समझाए थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है कि एज पर द टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%। फिर बोल रहा है टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 10%। फिर बोल रहा है सी लॉस ऑन रीइश्यू शुड एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट। अच्छा जी। फिर डी बोल रहा है स्वेट इक्विटी शेयर आर दोज विच आर इशूड एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट। तो इन सब में से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा ठीक है, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो बोल रहा है कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो कॉल्स इन एरियर है वो 12% है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था कि कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है वो कितना लगता है? 10% के हिसाब से लगता है। कितना लगता है जी? 10% के हिसाब से। तो ये वाला क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। फिर वहीं अगर मैं कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि कॉल्स इन एडवांस पे जब कंपनी किसी को इंटरेस्ट देती है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जब हम पैसे पहले मिल जाते हैं, कोई हमारा शेयर होल्डर हमें एडवांस में पेमेंट कर देता है किसी कॉल की, तो उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो क्या उस पे 10% के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट देती है? नहीं, उस पे देती है 12% के हिसाब से। ठीक है। फिर बोल रहा है कि लॉस ऑन रीइश्यू शुड एक्सीड द फॉरफीचर अमाउंट, कि अगर जो जितनी अमाउंट हमने फॉरफिटेड करी है, तो क्या हम रीइश्यू पे जब हम उसको करेंगे शेयर को दोबारा से इशू, तो हम उस पे मतलब फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा का लॉस उठा देंगे तो कंपनी को कैपिटल लॉस नहीं हो जाएगा? तो ऐसा भी हम नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है स्वेट इक्विटी शेयर वे होते हैं जो कर्मचारी और निदेशक को छूट पर जारी किए जाते हैं। बिल्कुल, जो कंपनी और निदेशक को छूट पर जारी किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके अपना आंसर अच्छा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो फिर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये नोट नहीं, ये साले जो वर्ड है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे के जो इसके क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो बोल रहा है कि हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है, मतलब कि जो फॉरफीचर्ड शेयर है उनको दोबारा से रीइश्यू कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। बोला है नोटिस ऑफ 14 days टू शेयर होल्डर इन नेसेसरी बिफोर फॉरफिटेड ऑफ शेयर, कि अगर आप किसी की कंपनी के फॉरफिचर कर रहे हो किसी शेयर होल्डर के शेयर को, तो आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि यस, कि 14 दिन पहले आपको क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है जब हम किसी के शेयर को क्या करते हैं? फॉरफिट करते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको सेक्शन नंबर 52 के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो भी हमारा प्रीमियम की अमाउंट होती है वो हम किन्हीं 5 चीजों के लिए यूज कर पाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं जिनको हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक ये होता है कि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस के लिए हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट में हमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। फिर आते हैं हम अपने डी वाली स्टेटमेंट पे। डी वाला बोल रहा है द प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये जो हमारा जो फॉरफीचर ऑफ शेयर पे जो हमारा प्रॉफिट होता है, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट कह देते हैं,
तो क्या वो हम अपना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं? तो आंसर इज नो। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? नहीं। ये वाली जो डी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा होता है वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किसमें करते हैं जी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू द पीएनएल अकाउंट। अच्छा जी, अगर प्रीमियम का जो पैसा है उसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि पीएनएल अकाउंट में। क्यों करते हैं ऐसा? आप रीजन पढ़ते हैं इसका। बोल रहा है, रीजन बोल रहा है चूंकि शेयर प्रीमियम व्यापारिक लाभ नहीं है, इसे शेयर धारक को वितरित नहीं किया जा सकता। तो असर्शन रीजन एंटी का फेवरेट टॉपिक है, बीच में उसने लाने बंद कर दिए थे, लेकिन जो अभी लास्ट दिसंबर 2025 का पेपर हुआ है उसमें फिर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से कि हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से करते हुए चलें। तो कथन कह रहा है कि शेयर के निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसे प्रीमियम खाते में क्रेडिट किया जाता है। हाँ जी, किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शेयर प्रीमियम पर जो हमें प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा शेयर कैपिटल का प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं जी? कैपिटल प्रॉफिट होता है वो हमारा। ठीक है, और जो कैपिटल प्रॉफिट का पैसा होता है उसको हम शेयर होल्डर को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का पैसा हम कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए ही यूज करते हैं। तो हमारा जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों क्या है? ठीक है, और वो इसके एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। चीज का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये फिर मैचिंग वाले भी एनटीए के फेवरेट है। तो बोल रहा है कि मैचिंग करो कि गुडविल ऑफ अ कंपनी या ओवरड्राफ्ट या प्रीमियरी एक्सपेंसेस या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर किस किस से मैच होंगे। तो देखो, गुडविल जो होती है कंपनी की वो क्या होती है? हमारी फिक्स असेट्स होती है। ठीक है, ठीक है जी। फिर जो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट वो होता है कि जब किसी के अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा जो निकाल लेते हैं ना, उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीमियरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब हम अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं, मतलब जब अपनी कंपनी का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उससे पहले जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को खड़े होने के लिए, ये ना ही तो मतलब मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले ही हो गए हैं ना, ज्यादा बहुत भारी मात्रा में जो एक्सपेंसेस हो गए उनको हम क्या कहते हैं? प्रीमियरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? कहाँ पर आएंगे? तो ये हमारे फिक्टिटियस एसेट्स में आते हैं, क्योंकि ये ना ही तो हमारे टेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं, ना ही हमारे इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम फिक्टिटियस एसेट्स मानते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी हमारे खर्चे हुए होते हैं उनको प्रीमियरी एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर बोलते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर पे हमें प्रीमियम मिल जाता है, तो वो हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? उसको रिजर्व एंड सरप्लस वाली कॉलम में शो करते हैं। तो हमारा है ए का 2, ए का 2 किसमें है? ए में है और डी में है। देखो, जब भी मैचिंग वाले हैं बड़े सॉल्व अच्छी तरीके से करने हैं। फिर बोल रहा है बी का क्या है? 1, बी का 1 भी दोनों में है। अच्छा जी, फिर सी का है हमारा 4, तो सी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्या है। बोला लेखांकन में स्थापना से पहले का लाभ किस रूप में जाना जाता है? मतलब अगर हमारा अकाउंटिंग हो रहा है और हमारी कंपनी अभी बनी नहीं है और उससे पहले अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन ना एक प्रोराटा अलॉटमेंट होता है ना, तो वो मैंने आपको जब टॉपिक की क्लास ली थी तब तो मैंने आपको इतना नहीं समझाया था, क्योंकि मेरा मन में था कि ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। जब मैं इसका 1-2 एमसीक्यू करवा दूंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब प्रोराटा का मतलब क्या होता है? देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड ने 2000 शेयर के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उसने इशू कितने किए? शेयर इशू किए उसने 2000। कितने किए जी? 2000 किए। ठीक है, सॉरी। बोल रहा है 3000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब देखो, प्रोराटा जब भी होगा जब हम जितने के लिए इशू करते हैं शेयर और उससे ज्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है। तो जो हमें एप्लीकेशन मनी मिली है वो कितने की मिली है जी? हमें 3000 रुपए की। ठीक है, अब कंपनी ने तो करे 2000 इशू, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितने की होगी उनको? 3000 रुपए की। लेकिन कंपनी ने क्या करा कि सिर्फ जो अलॉटमेंट किया ना शेयर का, सॉरी, अलॉटमेंट जो किया शेयर का वो किया केवल 2400 शेयर्स का। कितना किया जी? 2400। अब बोल रहा है यदि ए, मतलब एक शेयर होल्डर है जो कि ए है, वो 40 शेयर आवंटित किए गए, तो उसमें बोल रहा है कि उसने कितने प्रतिशत शेयर, कितने शेयरों के लिए उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा। बोल रहा है कि कंपनी ऐसे शेयर को जब उससे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है कि इसके पास 3 केसेस होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो सारा पैसा रिटर्न कर देती है। क्या कर देती है? सारा पैसा
रिटर्न कर देती है, ठीक है। या फिर वो कुछ पैसा रिटर्न कर देती है और कुछ पैसा क्या कर देती है, अलॉट कर देती है। मतलब अब कंपनी के पास तो है ही 2000 शेयर, वो फालतू कहाँ से करेगी, तो वो क्या करेगी, जो फालतू एप्लीकेशन आई उसमें कुछ पैसा रिटर्न कर देगी और कुछ पैसा अलॉटमेंट कर देगी। और कभी कभी करती है कि वो फुल्ली अलॉट कर देती है, कि सारे के सारे शेयर को क्या करेगी, पूरे अलॉट कर देगी। अब इसमें क्या करा कि 2000 का तो इशू किए थे, 3000 उसने एप्लीकेशन करी और अलॉटेड कितने हुए, 2400 शेयर हुए। तो इसने जो सेकंड वाला केस है ना, ये वाला केस जो है हमारा, ये वाला केस इसने अपनाया है। तो इसने क्या करा कि जो 2000 शेयर हमारे आए, 2000 को इसने 2400 शेयर ही अलॉट किया, और बाकी जो 600 शेयर थे, सॉरी, तो 2400 और जो 600 थे जो बाकी के शेयर, उसको क्या कर दिया इसने, रिटर्न कर दिए होंगे, ठीक है। तभी तो हमें 2400 अलॉट हुए हैं। अब बोल रहा है कि जिसका 40 शेयर, जिसको 40 शेयर जिसको अलॉटेड हुए हैं, उसने कितनी एप्लीकेशन दी होगी, है ना। जिसको 40 शेयर अलॉट किए हैं, उसने एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव की होगी। तो देखो, एप्लीकेशन जब रिसीव करने की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि देखो 2400 तो हमने अलॉट कर दिए, कितने पर किए, 2000 हमें रिसीव हुए थे। कितने रिसीव हुए थे जी, 2000। लेकिन 40 शेयरों में हमने उनको क्या कर दिया है, जिसने एक शेयर होल्डर है जिसने 40 शेयर को किया था, हमने उसको 40 शेयर आवंटित कर दिए, है ना। तो उसने हमारे लिए एप्लीकेशन कितने की दी होगी, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12, एंड 12 4 जा 48। मतलब जो ए था उसने 48 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन दी थी, लेकिन हमने उसको 48 की जगह कितने शेयर इश्यू किए हैं, 40 ही अलॉट करे हैं हमने, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। तो इस वाले जो टॉपिक से हमारे एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आते हैं कि कितने शेयर उसने अलॉट करे और कितने उसको एप्लीकेशन कितने की आई थी और अलॉट कितने का किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 48। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। देखो, अलॉटेड शेयर कितने करे इसमें, 2000, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 3000 की, प्रोराटा अलॉटमेंट कितना करा हमने, 2400 शेयर का, ठीक है। तो अगर 2400 शेयर का हमने 2000 करा तो 1.2 कि एक शेयर पे हमने, जिसकी 1.2 एप्लीकेशन आई उसको एक शेयर दिया है, तो 1.2 के हिसाब से अगर हमने 40 को दिया है तो टोटल हमने कितने शेयर उसको एप्लीकेशन करी होगी, उसने उसने अप्लाइड किए थे 48 शेयर, ठीक है। चलिए फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये भी हमारा पीवाई क्यों है, बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, 20 शेयर को रद्द किया। 20 शेयर क्या कर दिए उसने, फॉरफिट कर लिए, जो थे 10 रुपए के। एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। लेकिन 8 रुपए ही कंपनी ने मांगे थे, जिन पर जोन ने आवेदन और आवंटन के 5 रुपए प्रति शेयर चुकाए थे। मतलब कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे और 5 रुपए तक वो दे चुका था। इसका मतलब 3 रुपए वो नहीं दे पाया था, ठीक है। इनमें से क्या करा, 15 शेयर को पार्कर को पूरी तरह से चुकाए गए और 6 रुपए में उसको दोबारा से इशू कर दिया। अब देखो, इसमें इशू भी किया गया है। इशू कितने पे किया गया है उसने, 15 शेयर इशू करे हैं 6 रुपए के प्राइस से, ठीक है। फिर बोल रहा है शेयर फोर फीचर खाता में शेष राशि क्या है। बोल रहा है कि फोर फीचर अकाउंट में कितने रुपए बच गए, क्या जी, फोर फीचर अकाउंट में कितने रुपए बच गए, बैलेंस कितना बच गया, ठीक है। कब कब बोला है, जब उसने कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया उसके बाद। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। रुकिए एक बार, हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, दोबारा आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से करके। तो देखो, अगर हम पहले मैं फोर फीचर की एंट्री बनाती हूँ, क्योंकि जब तक हमें एंट्री नहीं आएंगी ना, हमें तब तक की समझ में नहीं आएगा। तो फोर फीचर की एंट्री क्या बनती है मेरी, मेरी बनती है, कहाँ गया मेरा पेन, मैं पहले फोर फीचर की, सॉरी आंसर शो हो गया, कोई बात नहीं, पर लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले मेरी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, पेन नहीं आया क्या, तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर, सॉरी फोर फीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर, जो उसने पैसे नहीं दिए, जो कॉल्स इन अरियर, ठीक है, अकाउंट। तो देखो कंपनी ने कितने मांगे थे, 20 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने मांगा 8 रुपए तक, क्योंकि जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं हम उतने ही करते हैं जितने उसने मांगे थे। तो कंपनी ने मांगे सिर्फ 8 रुपए तक, ऊपर बोला ये वाले फर्स्ट लाइन में। तो इसका मतलब 8 दूनी 16 और मतलब 160 रुपए क्या करे थे उसने, कंपनी ने मांगे थे। लेकिन कंपनी को मिले कितने थे, कंपनी को मिल गए थे 5 रुपए तक। तो 20 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे यहाँ पर, तो मतलब 100 रुपए कंपनी को मिल गए थे और 60 रुपए उसने क्या कर दिया था, फॉरफिटेड अकाउंट में चले गए थे, क्योंकि उसने 3 रुपए नहीं चुकाए थे। ये 3 रुपए हमें कहाँ से पता चल गए, हमें पता चल गया क्योंकि कंपनी ने मांगे कितने थे,
₹8 तक, है ना? लेकिन वो सिर्फ ₹5 तक चुका पाया था, तो बचे ₹3, तो ₹3 क्या कर लिए? उसने नहीं दिए। इसकी वजह से उसके शेयर जो थे फॉरफीचर हो गए। फिर कंपनी ने करे हैं रीइश्यू शेयर, तो रीइश्यू की एंट्री क्या बनती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसने क्या करा है, डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट दिया है तो फिर यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। देखो, अगर अगर आपने ये नहीं करा तो मेरी प्रीवियस क्लास देख लेना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। एंड टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो मेरा पैसा जाएगा वो जाएगा डिस्काउंट वाला। देखो, कंपनी ने ₹20 के थे और ₹10 वाले थे। कितना था जी? ₹20 के शेयर थे और ₹10 वाले थे, ठीक है। लेकिन अब जब हम रीइश्यू वाली एंट्री करते हैं ना, तो हमने जितने शेयर रीइश्यू करे हैं हम उस पर करते हैं। तो हमने कितने रीइश्यू करे? सिर्फ 15 शेयर रीइश्यू करे। कितने रीइश्यू करे जी? 15। और कंपनी ने क्या करा? ₹10 के तो पहले थे, लेकिन कंपनी ने क्या करा? इसको ₹6 में इशू किया। तो इसका मतलब जो ₹4 क्या कर दिया इसने? डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया जी? डिस्काउंट। सॉरी, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा ना, इधर करते हैं। ₹10 के शेयर थे पहले और उसने ₹6 में इशू करे। इसका मतलब क्या कर दिया? ₹4 का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। अब ₹4 का डिस्काउंट दिया कितने शेयर पे? केवल 15 पे, क्योंकि 20 शेयर थे, लेकिन उसने क्या करा? सिर्फ 15 ही रीइश्यू करे हैं। तो हम क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ₹4 का डिस्काउंट वाले अमाउंट से यहाँ से डेबिट कर देते हैं। तो 15 4 जा 90, तो ₹90 का क्या मिल गया जी? डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और बाकी के जो पैसा है वो हमने क्या करा? रेशो कितने पे करा? 15 का शेयर हमने ₹6 पर रेशो करा है। तो यहाँ पे रेशो वाली अमाउंट आ जाएगी। तो 15 6 जा कितने हो जाएंगे हमारे? 15 6 जा हो जाएंगे हमारे 15, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया। 15 4 जा कितने होते हैं? 15 4 जा तो 60 होते हैं ना, ये गलत हो गया। 15 4 जा होते हैं 60, ₹60 का डिस्काउंट है, ठीक है। और ऊपर ₹90 में हमारा रेशो हुआ, और यहाँ पर आ जाती है टोटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल में हम डाल देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, ₹150। ठीक, इतना समझ में आया? अब बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि शेयर फॉरफीचर खाते में शेष राशि क्या है? शेयर फॉरफीचर खाते में शेष राशि कौन सी होगी? देखो, शेष वैसे तो होता है हमारा कि जितने का हमारा शेयर था, ₹100 का हमने फॉरफिट किया था, लेकिन ₹60 हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिए। तो अगर 20 शेयर की ही बात कर रहे होते कि 20 ही तो उसने इशू करे हैं और 20 ही क्या करे हैं उसने फॉरफिट किए थे, तो हमने क्या करा कि ₹60 का डिस्काउंट दे दिया, तो इस हिसाब से तो हमारे ₹40 बचने चाहिए थे। तो ₹40 आंसर आएगा क्या? आंसर इज नो, ₹40 आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बात तो हो रही है 15 शेयर की ना। तो अगर मैं 15 से निकालूं, अगर मैं 15 से निकालूं, है ना, अगर मैं 15 से निकालूं और जो 15 शेयर का, अगर मैं यहाँ वाले जो अमाउंट है मेरी 20 शेयर वाली, तो अगर मैं 15 शेयर के हिसाब से निकालूं तो 15 5 जो कितने होते हैं मेरे? 75। कितने? क्योंकि हमने अब कैलकुलेशन किस पे करनी है सारी? जिसपे हमने रीइश्यू करे हैं। तो 15 5 जो कितने होंगे? 75, है ना जी। तो 75 होने चाहिए थे। 75 में से हमने ₹60 का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, जो कि हो गए मेरे ₹15 बचे। तो ये ₹15 जो होंगे, 15 शेयर वाले, ये तो मेरे चले जाएंगे किसमें? शेयर कैपिटल में। किसमें चले जाएंगे जी? शेयर कैपिटल में। अगर वो पूछता, सॉरी शेयर कैपिटल में नहीं, कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। किसमें जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है जी। ये वाले ₹15, ये पता ₹15 कहाँ से आए? क्योंकि ₹100 का तो ये 20 शेयर का था ना। अब हम इस पे 20 शेयर थोड़ी ना हमने रीइश्यू करे, हमने रीइश्यू करे केवल 15 शेयर। तो अगर हम 15 के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे 75, और जो 75 और 60 का जो डिफरेंस होता है वही चला जाता है मेरा किसमें? शेयर कैपिटल रिजर्व में। अगर वो पूछता कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया है, तो मेरा आंसर होता ₹15। लेकिन वो पूछ रहा है नहीं कि जो तुमने अपना फॉरफीचर खाते में तुम्हारे बच कितना रुपया गया। तो फॉरफीचर खाते में मेरा बचा जो पैसा है वो है कि मेरे खाते में बचना चाहिए था ₹100 ये वाले, और ₹60 का डिस्काउंट, तो मतलब ₹40 बचना चाहिए था। लेकिन 40 में से क्या करा? ₹15 तो मेरे जी चले गए किसमें? कैपिटल रिजर्व में। तो अब 40 में से जब 15 यहाँ चले गए, तो मेरे बचे कितने? ₹25 जो बच गए वो मेरे अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच गए, जिनमें ना ही तो मैंने इसको डिस्काउंट दिया है, ना ही वो पैसे मेरे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो ₹25 है वो मेरे किसमें हो जाएंगे? अभी फॉरफीचर अकाउंट में बच जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन ही ज्यादातर एनटीए पूछता है, ठीक है। फिर बोला है किस प्रकार की शेयर पूंजी को भविष्य की आकस्मिकताओं को पूरा करने या कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। कि ऐसी कौन सा टाइप का हमारी कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल, जिसको हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो
स्ट्रेंथिंग के लिए कौन सा पैसा यूज करेंगे, जो हम कंपनी में हमेशा आजीवन काल के लिए क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं, जिसको हम बार बार यूज नहीं करते, ना ही हम मतलब कंपनी के पूरे जीवन काल में उस पैसे को हम हमेशा बचा कर रखते हैं, तो उस वाली कैपिटल को हम क्या करते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि व्हेन शेयर आर issued to promoters for their service is incorporating the company, such share are known as। तो अभी हमने प्रीवियस भी ऐसा क्वेश्चन किया कि जो प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी में, कंपनी के बनने से पहले सारी मेहनत किसकी होती है, कंपनी की होती है, सब अपना खून पसीना कौन बहाता है, प्रोमोटर्स ही बहाते हैं। तो ऐसे जो खून पसीना बहाते हैं, तो मैं तो हमेशा खून पसीने से याद रखती हूँ कि जो हमारी कंपनी के लिए खून पसीना बहाते हैं उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर बट नॉट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इक्विटी शेयर का तो है लेकिन इसका प्रेफरेंस शेयर का नहीं है। तो फिक्स डिविडेंड रेट, हाँ जी इसको तो मिलता है। वोटिंग राइट, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। प्रीफरेंशियल डिविडेंड पेमेंट, क्या आप अगर लाभांश होता है तो उसमें भी प्राथमिकता होती है, हाँ जी होती है। रीपेमेंट प्रायोरिटी ड्यूरिंग लिक्विडेशन, कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा तो प्रीफरेंस शेयर वालों को पहले ही प्रायोरिटी दी जाती है कि उनका पैसा पहले वापस किया जाए। तो ये जो वोटिंग राइट वाला ऑप्शन है ना, तो प्रीफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट का नहीं होता, उनका राइट्स है ना, उनको मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है लेकिन नॉर्मली उनको वोटिंग राइट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 का जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यू शेयर, कि कौन सा इसमें से न्यू शेयर का मेथड नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए ही इतना ही, और थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच।